प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद SKD में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में समझेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। तो आसुत जल लवणों से मुक्त होता है, अर्थात आसुत जल में लवण नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं होता या आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता। क्योंकि जब लवण होंगे तो वह आयनों में विभक्त हो जाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी उस द्रव से। प्रश्न दूसरा देखें, दिए गए पदार्थों को विद्युत चालक और कुचालक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक, जिनमें नहीं होती वो कुचालक। तो विद्युत चालक होंगे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, और कुचालक होंगे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। इनमें से हमें छांटना है कि कौन कौन सुचालक हैं और कौन कुचालक। तो आप बड़े आसानी से तांबा, एल्युमिनियम और लोहा क्या हो गए सुचालक, रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी क्या हो गई कुचालक। अब प्रश्न तीसरा देखें, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण चुंबकीय सुई प्रभावित होती है, विक्षेपित होती है। प्रश्न 4 देखें, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी जो लवण होते हैं वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और इसी को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 5वां। यहाँ एक चित्र है, बल्ब लगा है और कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जल रहा है और इसमें जो ये सिरे हैं एक द्रव में डूबे हैं। तो बल्ब न जलने के संभावित कारण को लिखिए। तो ये जो द्रव है ये विद्युत सुचालक नहीं है, इसलिए यह बल्ब नहीं जल रहा। तो जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो संबंधित विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता और बल्ब नहीं जलता। तो इसलिए यह बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो द्रव है ये कैसा है, विद्युत सुचालक या कुचालक। सुचालक नहीं है अर्थात कुचालक है, अर्थात इसमें लवण नहीं है। तो अब हम देखें प्रश्न 6वां। गीले हाथों से विद्युत उपकरण को नहीं छूना चाहिए या छूना हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जल में लवण होते हैं, आप देख चुके, और जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है, और इससे अगर हमारे हाथ गीले हैं तो करंट लग सकता है। करंट लगने के कारण हमें गीले हाथों से विद्युत उपकरण को छूना हमारे लिए हानिकारक है। तो आप भी न छुएं, सावधानी रखें। अब देखें प्रश्न 7वां। आपको समुद्री जल और आसुत जल दिया गया है। इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ चालक के रूप में करेंगे और क्यों? जैसे अभी आप ऊपर एक चित्र देख रहे थे, उसमें बल्ब नहीं जल रहा क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हो रहा था। अब हमें बल्ब जलाना है तो हमें ऐसा द्रव लेना पड़ेगा जो विद्युत सुचालक हो। तो समुद्री जल में का उपयोग हम परिपथ में करेंगे चालक के रूप में, क्योंकि इसमें लवण अधिक होते हैं और आसुत जल में होते नहीं हैं। तो अधिक होने के कारण विद्युत चालन आसानी से होता है। तो इस प्रकार हम आसुत जल की जगह समुद्री जल का प्रयोग परिपथ को पूरा करने के लिए करेंगे। प्रश्न 8वां। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहले हम विद्युत लेपन देखें। तो विद्युत लेपन एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मोटरसाइकिल के हैंडल में, पहिए में, गैस बर्नर में, स्नान गृह की जो आपके नल की टोंटियाँ होती हैं,
पहियों की रिंग होते हैं, इन सब में इनका उपयोग होता है और इनमें क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 179 चित्र 14.8 में विभिन्न आकृतियाँ जो विद्युत लेपन की गई हैं आप देख सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 9, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ का क्रियाकलाप समझाइए। तो इसमें यह चित्र आप बना लीजिएगा और इस चित्र में आप देखिए ये तांबे की प्लेटें हैं, ये विद्युत परिपथ है, ये बैटरी है, ये दोनों तांबे की प्लेट हैं और ये एक विलयन है जिसमें ये डूबी हुई हैं, कॉपर सल्फेट विलयन। अब इसको समझें। एक बीकर में 250 ml आसुत जल लेंगे, इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलेंगे। अधिक चालक बनाने के लिए हम कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देंगे। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ करके इन्हें पानी में धोकर सुखाएंगे और प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर देंगे, जोड़ देंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तांबे की प्लेटों पर कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाती है, यानी विद्युत लेपन हो गया। अब देखेंगे प्रश्न 10वां, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो आप इस चित्र को बना लेंगे जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है और यह आपकी पुस्तक में पेज नंबर 174 पर बना हुआ है। तो आप इस चित्र को बना लीजिए। अब इसका विवरण हम देखें तो हम सबसे पहले एक माचिस की खाली डिबिया लेंगे, इसमें से हम ट्रे निकाल लेंगे। ट्रे निकाल करके और साथ में इस डिब्बी में एक विद्युत तार के कुछ घेरे फेरे लपेट देंगे, घेरे करके लपेट देंगे। इस ट्रे में हम छोटी चुंबकीय सुई रखेंगे। अब तार के स्वतंत्र सिरों को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये हमने बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब जो ये दूसरा सिरा है इसका इस तरह से स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अब तार का एक टुकड़ा लीजिए और लेकर के बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। यहाँ पर आप जोड़िए। जैसे ही आप दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को थोड़ी देर के लिए जोड़ेंगे, तुरंत जोड़िए, तो आप देखेंगे कि ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप होगा। तो इस प्रकार ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसी का दूसरा प्रश्न। आपको जो ये तार स्वतंत्र तालिका में दिए गए हैं इनमें पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। तो सबसे पहले जो आपने ये लिया है, ये जो दोनों सिरे आपके खुले थे पिछले प्रश्न में, ये इनको हमें इन पदार्थों में डालना है और देखना है कि सुई में विक्षेप होता है कि नहीं। यदि होता है तो सुचालक, नहीं होता तो कुचालक। तो नींबू का रस लेंगे यदि और उसमें स्वतंत्र सिरे डालेंगे तो उसमें विक्षेप होगा चुंबकीय सुई में, इसलिए नींबू का रस सुचालक होगा। सिरका लेंगे, सिरके में भी होगा विक्षेप, इसलिए सिरका भी सुचालक होगा। दूध लेंगे, दूध में नहीं होगा सुई में विक्षेप चुंबकीय सुई में, तो हम कह देंगे कुचालक। अब आसुत जल लेंगे तो आसुत जल में नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये कुचालक है। आलू लेंगे तो आलू में होगा तो सुचालक। शहद लेंगे, नहीं होगा तो कुचालक। तो इस प्रकार हम इस प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ विद्युत सुचालक हैं और कौन से कुचालक। हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ कुचालक। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालक और कुचालकों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा हम अच्छे चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को मान्यता दी गई है। थैंक यू।